ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक है हमारा। मतलब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस होती है, किस वजह से? स्पेस में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनो। मान लो हमारा स्पेस का प्लेन है, बोर्ड इज अ प्लेन ऑफ स्पेस। इस बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है एंड इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और मान लो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है और बढ़ रहा है। क्लियर है? ठीक है भाई, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। तो जल्दी बताओ। अब एक चीज और बेटा, एक बात बताओ, इस बोर्ड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो भी टाइम का फंक्शन होगा और वो भी बढ़ रहा होगा या नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यानी कि इस बोर्ड के प्लेन में क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा होगा। हाँ, करंट नहीं होगा क्योंकि करंट के लिए कंडक्टिंग लूप चाहिए होता है। करंट के लिए क्या चाहिए होता है? कंडक्टिंग लूप, जो कि मैंने स्पेस रखा है यहाँ पर, कोई लूप वगैरह नहीं रखा है। ठीक है, इतनी बात तो ये दो चीजें जरूर होंगी। यस और नो? ठीक है। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके बारे में बात करनी है। तो मैंने क्या करा, इस स्पेस में एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप ले लिया। इमेजिनरी सर्कुलर लूप, ठीक है भाई। ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ऐसी इमेजिनरी ओपन, मतलब मान लिया ये लूप हम ऐसे मान रहे हैं, इमेजिनरी सर्कुलर लूप। ये कोई कंडक्टिंग वायर वगैरह नहीं है, इमेजिनरी सर्कुलर लूप है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, फ्लक्स थ्रू दिस लूप, बी अंदर की तरफ है, एरिया भी अंदर की तरफ है, एंगल 0 हो गया दोनों के बीच में। तो फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू बी। यस और नो? ठीक है। अब एक बात बताओ, दिस इज वेरिंग और नॉट? फ्लक्स इज वेरिंग और नॉट? अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ मुझे। माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। मतलब इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कितना है? माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या ये वैल्यू जीरो आएगी? पहले बताओ मुझे, क्या ये वैल्यू ई इंड्यूस जीरो आएगी? क्या ये जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फिक्स है और डीवी बाई डी टी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात। चलो, अब ये जीरो नहीं आएगा। एक चीज और, हम ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ईएमएफ इंड्यूस को माइनस साइन के साथ
तो माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो नहीं है, यस और नो। जबकि अगर हम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो आता है या नहीं आता, पहले बताओ मुझे। ई डॉट डीएल फॉर द क्लोज लूप जीरो आता था कि नहीं आता था? तो दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो clearly proves that this electric field induced is non-conservative field. Proves that E induced is non-conservative field. अगर कंजर्वेटिव होता तो E induced dot dl for the closed loop जीरो आता है, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे जल्दी बताओ यार। तो E induced is non-conservative फील्ड, और यही बात मैंने उस चैप्टर में बोली थी कि आगे चल के हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होगी। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, ये कहानी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझ लो। और अगर ऐसा है, ध्यान सुनो, अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं प्लस क्यू नॉट, तो इसको इस रास्ते पे चला के वापस इसी जगह लाने में वर्क डन विल बी क्यू नॉट ये होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे। और क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज जीरो नहीं है तो ये नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका एक और मतलब निकला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा देखो, ईएमएफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के अपोजिट होनी चाहिए। अगर इसी को मैं कंडक्टिंग लूप बना लेता, यहां पर क्या बना लेता, कंडक्टिंग लूप मान लेता थोड़ी देर के लिए, तो इसमें करंट कैसा आता, एंटी क्लॉकवाइज आता कि नहीं आता? अगर मैं कंडक्टिंग लूप मानता इसे तो एंटी क्लॉकवाइज आता कि नहीं? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहां पर वो हर जगह क्या आएगा, करंट के डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। Tangent to this imaginary loop as shown, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर induced electric field are in form of closed loops. yes or no, yes or no, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स, और जो इमेजिनरी लूप आपने माना उसी के अलोंग होगा, बस ये ध्यान में रखते हुए कि फ्लक्स के चेंज को अपोज करता हुआ। क्लियर है? क्लियर इतनी बात? चलो, तो स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात, वो इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, कैसे, कहां पर कितना होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो देखते हैं जरा, एक मिनट। हाँ, अब मैं नया सेटअप ले रहा हूं, देखो। ये हमारे पास
लूप है सिलिंड्रिकल लूप, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सिस्टम, इनफाइनाइट। हर्षित कहां से ओम्स लॉ की बात कर रहा है भाई? कौन सा ओम्स लॉ यहां पर? कौन से ओम्स लॉ की बात हो गई गधा आदमी? अब सुनो भाई, ये एक है उसके लिए वैलिड, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सिस्टम, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सिस्टम। इसके अंदर वाले हिस्से में b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और वो बढ़ रहा है इस सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर। b टाइम का फंक्शन है और अंदर की तरफ बढ़ रहा है, क्लियर है। बाहर हर जगह b क्या है? जीरो है। हर जगह बाहर क्या है? b जीरो है, क्लियर है भाई। अब हमें क्या करना है? इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इसके सेंटर से हटाओ से स्मॉल r दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर और सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई इशू है किसी को? ये काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, मतलब अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। इफ स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, क्लियर है भाई। तो मुझे यहां बताना है। तो मैंने क्या करा, जरा देखो, अब एक मिनट ध्यान सुनना। मैंने यहां पर r रेडियस पे इमेजिनरी सर्कुलर लूप ले लिया। ले लिया भाई इमेजिनरी सर्कुलर लूप। अब एक बात बताओ, फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल बी पाई r स्क्वायर इंटू बी। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। अब हमें पता है E इंड्यूस्ड डॉट dl इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। पता है या नहीं पता है? जल्दी बताओ। अब E इंड्यूस्ड होगा कैसे? टेंजेंट होगा, ये पता है हमें, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस पीले वाले को मैं कंडक्टिंग लूप मानता तो करंट ऐसे ही फ्लो करता। तो ई इंड्यूस ये आ गया, ये डीएल आ गया, ठीक है। ई इंड्यूस ऐसे रहेगा हर जगह एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जरा देखो, एंगल ई इंड्यूस और डीएल के बीच में जीरो है और आर दूरी पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हर जगह क्या होगा? फिक्स होगा। डायरेक्शन बदल रही है, सिर्फ रोटेशनल है। तो क्या आ गया? ई इंड्यूस डॉट डीएल, एंगल जीरो तो ऐसी हो गया, ई इंड्यूस कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में बाहर, डीएल ये ऐसा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी, क्योंकि एरिया तो फिक्स है, सिर्फ कौन वेरी कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अब डीएल क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर। डीएल इज व्हाट? 2 पाई स्मॉल आर। तो ई इंड्यूस, पाई से पाई कट गया, आर बाई टू डीबी बाई
डी टी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, विच इज इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन। आ गया भाई। अब हम बाहर आ जाते हैं बेटा, बाहर वाले पॉइंट पे। अब बाहर वाले पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी कंडक्टिंग लूप या एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप बना लेते हैं। ये बन गया। तो अब इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, इसकी बात हो रही है। अब जरा देखो, इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, अब जरा फ्लक्स देखो, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, इतना ही है या नहीं है भाई? फ्लक्स तो इसी रीजन में होगा ना, इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अरे यस और नो? लेकिन फ्लक्स अंदर की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास देखो क्या आ गया, ई इंड्यूस डॉट डीएल इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि ई इंड्यूस इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। पाई से पाई कट गया, ई इंड्यूस कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर dB by dt. This is when we are outside the cylindrical region. हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। दोनों आ गए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का ग्राफ बनाना चाहेंगे, किसके साथ? स्मॉल आर के साथ। चलो वो भी कर लेते हैं बेटा। अब जरा देखो, ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज स्मॉल आर, दिस इज ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। अब जरा देखो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर करूं तो कैपिटल आर बाई टू डी बी बाई डी टू, और यहां कैपिटल आर करूं तो कैपिटल आर बाई टू डी बी बाई डी टी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है। अब देखो भाई, यहां से लेके यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, स्ट्रेट लाइन है या नहीं? तो जल्दी बोलो यार, स्ट्रेट लाइन है या नहीं? उसके बाद 1/r का फंक्शन है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ठीक है? क्लियर है सबको? चल अब बात करते हैं थोड़ा सा अच्छी सी, इतनी बात हो गई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन भी देख लेते हैं बेटा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब एप्लीकेशन क्लियर होगा। अब जरा देखो, हमारे पास क्या है, एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ये रहा। ये सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है, इतनी बात। इसमें बी अंदर की तरफ, और बी कैसा दे रखा है?
बाहर बी नहीं है, सिर्फ अंदर की तरफ इसी के अंदर है, बाहर बी 0 है। बी कितना दे रखा है 2t³ माइनस 4t² प्लस 0.8 टेस्ला, ये दे रखा है भाई। रेडियस इस सिलेंड्रिकल रीजन का 2.5 मीटर। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, स्मॉल r इज इक्वल टू 5 मीटर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, इतनी बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और किधर लग रहा होगा, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड हमें चेक करना है अलग अलग समय पे। तो एक चीज देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको पता है कितना आएगा, ई इंड्यूस इज इक्वल टू r² अपॉन 2 स्मॉल r dB बाय dt। पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब एक काम करो, ध्यान से देखो, ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लो, r² यानी कि 2.5 का स्क्वायर 6.25 अपॉन 2 into 5 दैट इज 10, dB by dt is 6t² minus 8t। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अब एक मिनट ध्यान से देखो, पहले तो बी देखो क्या खेल है। अब बी की बात करो तो dB by dt 0 कहां हो रहा है, पहले चेक करें। dB by dt कितना, 6t² minus 8t इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया, दूसरा एट t इज इक्वल टू 4/3। हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, 0 से लेकर के 4/3 के बीच में dB by dt इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, पहले चेक करना पड़ेगा। यस और नो। तो जरा देखो, फॉर टाइम इंटरवल 0 to 4/3, अगर आप t की वैल्यू 1 डाल दो तो ये नेगेटिव आ रहा है, dB by dt नेगेटिव, देयरफॉर b डिक्रीजिंग। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई। और फॉर t greater than 4/3, dB by dt greater than 0, b इंक्रीजिंग। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, एक्चुअल में ऐसे भी चेक करना पड़ेगा, यही एक समस्या है। तो इसका मतलब अब अगर हम बात करें फॉर t बिटवीन 0 and 4/3, ठीक है, अगर इतने की बात करें तो अंदर की तरफ b घट रहा है, अंदर की तरफ b घट रहा है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बढ़ाने के लिए आएगा ऐसे नीचे की तरफ। हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अरे यस और नो, जल्दी बोलो यार। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं फॉर t ग्रेटर देन 4/3, तो अब b अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, और जहां इक्वलिटी होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा भाई। dB by dt 0, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, 0। अगर आपसे ये पूछता है कि कितने समय पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा, तो एक हो गया 4/3 और एक 0, इन दो टाइम पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा। यस और नो, सबको क्लियर है बात। तो एक एप्लीकेशन तो इस टाइप का मिलता है सवाल का। तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा
कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ठीक है, एक तो ये कहानी आ गई। अदिति कह रही है दोबारा बता दो। चल मैं एक काम करता हूं, दोबारा भी बता देता हूं, परेशान ना हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो दोबारा बता रहा हूं। हमारे पास क्या है, अगेन एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है, रेडियस इसका r, ठीक, सॉरी, b यहां पर अंदर की तरफ है और b कितना है, ये b ऐसा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? अब मुझसे क्या बोला जा रहा है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया मैंने। एट व्हाट डिस्टेंस? 2r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इतनी बात। इसके ऊपर आपको फोर्स बताना है अलग अलग समय पे। तो पहले तो b की बात कर लो बेटा। सबसे पहले dB बाई dt निकाल लो आप, इज 2t माइनस 7, 2t माइनस 7। ठीक है, dB बाई dt इज 0 एट t इज इक्वल टू 3.5। एक ये आ गया। दूसरा dB बाई dt लेस देन 0 फॉर टाइम लेस देन 3.5 and dB by dt greater than 0 for time greater than 3.5। अदिति इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दे एक बार। अदिति इतनी बात अगर क्लियर है तो यस लिख दे। अदिति इतनी बात क्लियर है। मैंने शायद कई बार पढ़ाया था कि कहीं पर अगर dy by dx लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और dy by dx अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यानी कि इस टाइम इंटरवल में b डिक्रीज कर रहा है और इस टाइम इंटरवल में b इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बात खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, अगर b, चलो अब हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लें। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता था बाहर वाले पॉइंट के लिए r² अपॉन 2r dB बाई dt होता था या नहीं? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? सॉरी स्मॉल r था यहाँ बेटा। r/4 एंड dB बाई dt हमने लिखा है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, अब टाइम की वैल्यू डालते जाएंगे हम, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलता जाएगा। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ यार। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर टाइम इफ t लेस देन 3.5 तो b क्या कर रहा है? घट रहा है अंदर की तरफ। अगर b घट रहा है तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कैसा होगा अदिति? b अंदर की तरफ घट रहा है सिलेंड्रिकल रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का डायरेक्शन कैसा होगा? होगा तो सर्कुलर लूप में ही, क्लोज लूप में क्लॉकवाइज होगा बेटा। अगर b घट रहा है तो फ्लक्स अंदर की तरफ घट रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए ऐसे आएगा, बढ़ाने के लिए ऐसे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नीचे आएगा। तो फोर्स भी किधर लग जाएगा? चार्ज पे, Q0 इंटू ई इंड्यूस। दूसरा, इफ
टी ग्रेटर देन 3.5, तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ई इंड्यूस ऊपर की तरफ आएगा, तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लग जाएगा। यस और नो, यस और नो। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक, सबसे ज्यादा सवाल ही इन्हीं टॉपिक्स पे आ रहे हैं भाई, मेडिकल नॉन मेड हर जगह। ठीक है, इस साल भी आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है इसी पे। अब अगली कहानी क्या है, अगला खेल क्या है हमारे पास, अब जरा ध्यान से देखना, अब और बढ़िया बात करने जा रहे हैं हम। हमारे पास एक ये सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रीजन, बी इसमें अंदर की तरफ है और बी बढ़ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये इसका सेंटर हो गया सेंटर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, अब हमने क्या करा, ध्यान से देखना, ये डी डिस्टेंस, सेंटर से डी डिस्टेंस पे यहां पर एक हमने रॉड ले ली, ठीक है, एल लेंथ की, सॉरी, कंडक्टिंग रॉड, ऑफ लेंथ, या कंडक्टिंग रॉड भी ना हो, रॉड ही हो सिर्फ, अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं, नहीं डिपेंड करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मे और मे नॉट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही सारी बातें अब होने वाली हैं, चिंता ना करो। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वो बात जो पिछले साल लिखी थी हमने यहां और अच्छे से प्रूव होगी, चिंता ना करो। ठीक है, अब जरा देखो, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है और ये सेंटर है, वाई वाला ये वाला पॉइंट है बेटा। ठीक है, इतनी बात। मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई पॉइंट के बीच में क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, एक काम ये हो गया। दूसरी चीज मुझे क्या बतानी है, इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ए होगा या बी होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इतनी बात, चलो करते हैं अभी। अब ध्यान सुनना, अब क्या कहानी हमारे पास, मुझे क्या बताना है, इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है एक्स और वाई पॉइंट के बीच में। ठीक है, कौन सा हायर है कौन सा लोअर ये भी बताना है, तो रुक जाओ भाई एक मिनट। हाँ, सबसे पहले आप, ठीक है, लेंथ एल है। अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, मैंने क्या करा, ये स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया सेंटर से, स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया। एक बात बताओ, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बी अंदर की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल सही बात है। और आर के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, सर्कुलर होगी, आर के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे होगा कुछ, हाँ या ना,
ये सुनो, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई के अलोंग है कि नहीं? एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट वाई की तरफ है या नहीं? तो वाई इज एट लोअर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू एक्स, तो क्या कहेंगे हम? एक्स हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। ठीक है, अब ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी देख लो, दैट इज स्मॉल आर बाई टू dB बाई dt। मानते हो या नहीं मानते हो? अब आप इसको ले लो, z यहां से यहां तक, और ये आपका छोटा सा dz वेक्टर। ये सुनो, अरे ये सुनो, अब जरा देखो, अब हमारे पास वी एक्स माइनस वी वाई इज इंटीग्रेशन ई इंड्यूस इनटू डी जेड, यही है विद द प्रॉपर लिमिट। मानते हो या नहीं मानते हो? मैग्नीट्यूड में यही है कि नहीं है? ठीक है, तो वी एक्स माइनस वी वाई इज, देखो डीबी बाई डी टी का कोई वेरिएशन नहीं है, वो टाइम के साथ है, उसकी अलग कहानी है, तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, टू भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 1/2 बाहर, डीबी बाई डी टी बाहर, बचा क्या हमारे पास? ई इंड्यूस नहीं बेटा, ई इंड्यूस डॉट डी जेड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो एक मिनट, अब क्या कहानी है, ये एंगल कितना है? थीटा है या नहीं है? और ये थीटा है तो ये भी थीटा है या नहीं? पहले बता दो मुझे, मान सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, तो क्या हो गया, डीवी बाई डी टी फिक्स है, हाफ फिक्स है। ठीक है, इतनी बात। एक तो आ गया आर कॉस थीटा इंटू वट डी जेड, यही आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे, आर कॉस थीटा इंटू डी जेड, यस और नो? अब जरा देखो, आर कॉस थीटा, ये डी आ गया, आर कॉस थीटा क्या आ गया? डी विच इज कांस्टेंट। हाँ या ना, आर कॉस थीटा डी आ गया विच इज कांस्टेंट, तो बाहर आ गया। तो क्या आ गया, वी एक्स माइनस वी वाई इज डी बाई टू डीबी बाई डी टी इंटीग्रेशन डी जेड, कहां से कहां तक? फ्रॉम जीरो टू एल, फ्रॉम जीरो टू एल, यस और नो? तो क्या आ गया हमारे पास, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू एल डी बाई टू डी बी बाई डी टी। ये आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप किस रास्ते पे गए थे? एक्स से लेकर के वाई पे, एक्स से किस पे गए थे? वाई पे, यस और नो? ठीक है, इस वाले रास्ते पे, ये रास्ता था आपका, ध्यान सुन लेना भाई, रास्ता आपका ये है कि नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन कई बार पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, खुशी आचार्य पूछ रही एक्स हायर पोटेंशियल कैसे हुआ? बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, शायद तू सो रही थी उस वक्त। मैंने करा था एक्सप्लेन कि नहीं करा था भाई? जल्दी बता दो इसे। अरे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, उसका एक कंपोनेंट वाई की तरफ आ रहा है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होती है उधर लोअर पोटेंशियल होता है। 100 बार बताया हुआ ये बात। अब ये कहानी आ गई, अब ध्यान सुनना एक मिनट, बहुत बढ़िया खेल है। खेल क्या है, मैं इस चीज को ऐसे भी कर सकता था डायरेक्टली,
जरा देखना एक मिनट। हाँ, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू, मैं इस रास्ते गया था, ध्यान रखना इस वाले रास्ते, ठीक है। Vx माइनस Vy इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर joined by line between x to c, y to c and path of x to y। पाथ बोला मैंने, लाइन नहीं बोला। x से y का क्या बोला मैंने, पाथ बोला है। x से y का क्या बोल रहा हूं बेटा, पाथ। अरे क्लियर है। तो एरिया ऑफ क्लोज फिगर जॉइंड बाय लाइन बिटवीन x से c, y से c, सेंटर की तरफ तो सीधे सीधे ज्वाइन कर देनी है, लेकिन x से y वाला जो रास्ता है उसको इनटू dB बाय dt, ये शॉर्टकट है इसका। ये इसका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी चार्ज को प्लस क्यू नॉट को x से y जाने देता हूं तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, अगर इसी रास्ते पे कोई चार्ज पार्टिकल जाता है यहां से प्लस क्यू नॉट x से y, तो वर्क डन होगा क्यू नॉट इंटू एल डी अपॉन 2 इंटू डी बी बाई डी टी। यस और नो? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस मच। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब रुक जाओ एक मिनट। हाँ, सेम चीज को दोबारा कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, अब x से y जा रहा हूं लेकिन दूसरे रास्ते। अच्छा, b अभी भी ऐसा ही है, सेम कहानी। ठीक है, मैं ऐसे जा रहा हूं, देखना एक मिनट। हाँ, इस रास्ते पे इस रास्ते पे गया। अब Vx माइनस Vy कितना आएगा? अब Vx माइनस Vy कितना आएगा, जल्दी बताओ। अब Vx माइनस Vy कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो। हार्दिक बोल रहा पुराना वाला ही आएगा, सेम आएगा। अदिति भी बोल रही है। स्वयं भी सेम बोल रहा है, और मैं बोल रहा हूं जीरो आएगा, अलग आएगा। अब अलग आएगा भाई, साक्षी ने सही पकड़ा है, जीरो आएगा। मनकीरत ने भी सही देखा है। देखो एक मिनट, बहुत ही निकम्मे हो यार। आप एक बात बताओ, आप जब इस रास्ते से यहां जा रहे हो, ठीक है, तो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप, तो वो ऐसी होगी या नहीं होगी? ऐसी होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ मुझे।
एंटी क्लॉकवाइज और परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो अब बताओ Vx माइनस Vc जीरो आएगा कि नहीं आएगा अगर इसी रास्ते पे मैं x से c जाता हूं, हाँ या ना? ठीक है, यानी कि Vx इज इक्वल टू Vc। अब इधर आ जाओ, यहां कोई पॉइंट पकड़ लो। अगेन परपेंडिकुलर है, तो Vc माइनस Vy तो इस रास्ते का तो हर पॉइंट सेम पोटेंशियल का हो गया। इस रास्ते का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल का हो गया कि नहीं हो गया? बेटा मैंने पिछले साल पढ़ाया था कि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बताया था कि नहीं बताया था? तो इस केस में पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को इस रास्ते पे ले जाऊंगा अब, तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो आएगा। तो अब मैं एक बात बता देता हूं, आप सीधी सी बात देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिटवीन any two points which lie along radius vector। yes or no? क्योंकि E हमेशा E इंड्यूस परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ऑलवेज। यस और नो? ठीक है भाई। और एक चीज और, अगर हम एरिया वाला कंसेप्ट भी लेते तो देखो जरा, x से y जाने वाला रास्ता अगर मैं जोड़ूं तो क्या कोई एरिया बन रहा है x c और y के बीच में? कोई एरिया बन रहा है x c और y? नहीं बन रहा है, तो एरिया इज व्हाट? जीरो। तो dB बाई dt होता रहे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? आ गई भाई? तो इस केस में हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव या बाय इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड depends on path। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस कर दो यार। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। ये सिलिंड्रिकल रीजन है भाई, बी ऐसा, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, रेडियस इसका आर है। ठीक है, अब इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे हमने दो पॉइंट ले लिए x और ये y, ऐसे कुछ, ये लेंथ l है। ठीक है, अब मुझे Vx माइनस Vy या Vy माइनस Vx बताना है, और क्या कहते हैं, एक चीज बतानी कि कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, कौन से हायर पोटेंशियल पे कौन सा लोअर पे। क्लियर है? अब आप देखो एक मिनट, आप एक बात बताओ, बी अंदर की तरफ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना?
ये स्मॉल आर ले लिया हमने। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें परपेंडिकुलर टू स्मॉल आर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी भाई। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो? कौन हाइयर हो गया? एक्स हाइयर हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो इसको z मान लेते हैं, इतने को। तो ये छोटा सा हमारा क्या हो गया? dz हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? vx माइनस वी वाई इज इंटीग्रेशन ई इंड्यूस डॉट dz विद द प्रॉपर लिमिट्स। अभी डाल देंगे। चलो अभी इंड्यूस देखें कितना है। vx माइनस वी वाई, ठीक है, इतनी बात, इज इक्वल टू, ठीक, vx माइनस वी वाई इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर dv बाई डी टी dz cos थीटा। मानते या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, हाँ या ना। अब यहां पर वेरिएबल कौन है? स्मॉल आर वेरिएबल है, z वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, सारे वेरिएबल हैं, हाँ या ना? ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक एक करके वेरिएबल हटाते हैं, जो कांस्टेंट है पहले बाहर लिखते हैं। vx माइनस वी वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 dp बाई डी टी, इसको तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन cos थीटा अपॉन स्मॉल आर dz। यही है या नहीं है? जल्दी बताओ भाई। cos थीटा अपॉन स्मॉल आर dz। अब आप एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, स्मॉल आर को आप लिख सकते हो d अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं? ये काम करो, z इज इक्वल टू d tan थीटा, लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू d tan थीटा। ठीक है, तो हम क्या लिखें? dz इज इक्वल टू d तो फिक्स है, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। एक तो ये आ गया, हाँ या ना? और स्मॉल आर को आप लिख सकते हो d अपॉन कॉस थीटा। d हमें पता है तो वो भी नोन में आ जाएगा, डाल देते हैं वैल्यू। चलो अब पहले हम dz की वैल्यू डाल दें स्मॉल आर की। तो स्मॉल आर डालेंगे d बाई कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे d, और dz कितना? d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। जरा देखो, d से d कट गया और ये इससे निपट गया, निपट गया कि नहीं निपट गया? तो बचा क्या? सिर्फ d थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास? vx माइनस वी वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 dv बाई डी टी इंटीग्रेशन d थीटा। कहां से कहां तक लिमिट? जरा देखो एक मिनट, अब ध्यान से देखना। फाइनल एंगल यही है या नहीं? 0 से tan इनवर्स L बाई डी, 0 से tan इनवर्स L बाई डी। तो आंसर आ गया vx माइनस वी वाई इज आर स्क्वायर tan इनवर्स L अपॉन डी बाई 2 dv बाई डी टी। आया या नहीं आया पहले बताओ, आया या नहीं? बिल्कुल आया।
अब इस आंसर को जरा ध्यान से देखते हैं, एक मिनट, ये आंसर भी बढ़िया सा है। आंसर क्या है, आर स्क्वायर tan इनवर्स L by D upon 2 is area of sector in which magnetic flux was varying. This is area of sector, क्योंकि बाहर वाले रीजन में तो फ्लक्स है ही नहीं। अरे देखो यार, थीटा आर स्क्वायर बाय 2 एरिया ऑफ सेक्टर होता है कि नहीं होता है? तो बड़े बेकार से बच्चे हो यार। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो Vx माइनस Vy एरिया ऑफ सेक्टर इनटू dB बाय dt। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं यहां से प्लस क्यू नॉट को यहां ले जाता हूं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी दिस मच, क्यू नॉट इंटू Vx माइनस Vy। यस और नो? ठीक है, अब एक मिनट ध्यान सुनो, अगर मैं x और y के बीच में दूसरा रास्ता चूज करता हूं कि इस रास्ते से मैं x से y गया, तो Vx माइनस Vy कितना आएगा? तब Vx माइनस Vy कितना आएगा? हार्दिक ने सेम लिखा है, अब सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स का वेरिएशन है वो सिर्फ इतने से पे डिपेंड कर रहा है बेटा। अरे क्लियर है? तो इस केस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? पाथ। तो दोनों चीजें आ गई एक ही में कि नहीं आ गई? तो वर्क डन बाय ई इंड्यूस डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखो कितना सुंदर सा खेल है। हाँ या ना? भैया दोनों पॉइंट बाहर हैं, एक्स सेंटर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों पॉइंट बाहर हैं तो यही खेल चलेगा। क्लियर है? इस केस में नहीं डिपेंड कर रहा। मारो गोली, मुझे क्या मतलब इससे। ठीक है, इतनी बात। हाँ, एक गड़बड़ हो सकती है, अगर मैं x से y इस रास्ते आऊं तो ये फ्लक्स होगा भाई, तब डिपेंड करेगा। यस और नो? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि कब करेगा कब नहीं करेगा, वो आपका परव्यू है भाई, मेरा नहीं है। ठीक है, वो तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कहानी हो गई। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारे वर्ड्स आए, ठीक है, जिसमें भी इंडक्टेंस वर्ड आ जाए वो क्वेश्चन छोड़ दो बुकलेट में, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर डालो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? जिसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस वर्ड जहां भी आ जाए तो लीव दैट क्वेश्चन, बाकी सारे आप कर डालो, आप ट्राई कर डालो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना काम कर दो। ठीक है, चलो तब बात करते हैं।